देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जस्टिस काटजू का मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अल्पसंख्यकों पर जुल्म की जांच कराई जानी चाहिए। भारत में अल्पसंख्यकों की हत्याएं नाजी द्वारा यहूदियों की हत्याओं की याद दिलाती हैं। पर अगर अमित शाह देश का होम मिनिस्टर बन गया तो पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग होगी। पूरे देश के अंदर क्या है ये मॉब लिंचिंग? ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है। ये सब समाज इस तरह की इजाजत नहीं दे सकता। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये मॉब लिंचिंग भारत के ऊपर एक बदनुमा दाग है। भारत में नेशनल सिलेबस ने एक ऐसी भीड़ तैयार कर दी है न्यूज एंकरों के जरिए और चैनलों के लगातार हिंदू मुसलमान डिबेट के जरिए कि जो अब किसी को भी कहीं भी मार सकती है। और व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो में कासिम नाम का युवक खेत में घायल पड़ा है, कपड़े फट गए हैं और दर्द से करा रहा है। एक आदमी मना कर रहा है, सुनाई दे रहा है कि ज्यादा मत मारो वरना परिणाम भुगतने होंगे। एक आवाज आ रही है जो कहती है कि अगर हम नहीं पहुंचते तो गौ हत्या हो चुकी होती। जमीन पर पड़े कासिम को पानी तक नहीं दिया। यह घटना दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर यूपी के हापुड़ में भी हुई। कहा जा रहा है कि गौ हत्या की अफवाह के कारण भीड़ ने 45 साल के कासिम को घेरा और मार दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएससीआईआरएफ के शिष्टमंडल को भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया है। यूएससीआईआरएफ एक गैर सरकारी एजेंसी है जो भारत में धार्मिक प्रताड़ना के आरोपों की जांच करना चाहती थी और अमेरिकी प्रशासन को भी इसकी रिपोर्ट सवाल उठता है कि क्या यह इनकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। हमारा मत है कि यह वैध नहीं है। यह कहना है जस्टिस मार्कंडे काटजू का। काटजू ने कहा है कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 ने वेस्टफेलियन संप्रभुता की अवधारणा को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत है कि प्रत्येक राज्य की अपने क्षेत्र पर संपूर्ण संप्रभुता है और कोई भी विदेशी हस्तक्षेप उन मामलों में नहीं किया जा सकता है जो उसके विशेष घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर हैं। यह सिद्धांत एक राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट की धारणा के साथ भी जुड़ा हुआ था जो 18वीं शताब्दी से एक ऐसे समुदाय को संदर्भित करता था जिसमें एक सामान्य वंश या भाषा थी। ये सिद्धांत 20वीं सदी की अवधारणा जातीय राष्ट्रवाद में बदल गए जिसे नाजी शासन ने बदनाम कर दिया था। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं ने पोस्ट वेस्टफेलियन प्रबंध पर विचार करना शुरू कर दिया था। इस प्रबंध के अनुसार मानवाधिकार के हनन की स्थिति में दूसरे राज्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि एक भूतपूर्व उपनिवेश के लिए हस्तक्षेप शब्द अक्सर साम्राज्यवादी आक्रमणों की याद दिलाता है। मानवीय हस्तक्षेप का इस्तेमाल कुछ राष्ट्रों ने विदेशी ताकतों के लिए आक्रमणों को जायज ठहराने के लिए ट्रोजन हॉर्स जैसे इस्तेमाल किया। बहरहाल विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि किसी भी विदेशी संस्था को भारतीय नागरिकों की स्थिति के बारे में बताने के लिए लोकस स्टैंडी की कमी है। जयशंकर का यह कहना ठीक वैसा ही है जैसे नाजी शासन जब यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था तब किसी को भी इसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं था। यूएससीआईआरएफ द्वारा अमेरिकी प्रशासन को सिफारिश की गई है कि भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित किया जाए। खास बात तो यह है कि 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद पहली बार यूएससीआईआरएफ ने अप्रैल 2020 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता ने भारत में एक नकारात्मक मोड़ ले लिया है। इस रिपोर्ट में 2002 के नरसंहार का भी उल्लेख किया गया है। इसने सीएए, एनआरसी मुद्दे, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने और फरवरी में दिल्ली के दंगों का उल्लेख करते हुए कहा, उत्पीड़न के राष्ट्रव्यापी अभियानों के लिए नपुंसकता की संस्कृति का निर्माण और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा। एस जयशंकर के अनुसार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बयान गलत बयानी और अनुचित है। हालांकि यह बात सही है कि भारत में अल्पसंख्यकों की हत्याएं नाजी द्वारा यहूदियों की हत्याओं की याद दिलाती हैं। जैसे कि अखलाक, पहलू खान और तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे। मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के सैकड़ों पीड़ित परिवार अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एनआरसी, सीएए प्रदर्शनकारियों और सफूरा जरगर, डॉक्टर कफील खान और शर्जिल इमाम जैसे मुस्लिम कार्यकर्ताओं जिन्होंने मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ चिंता व्यक्त की थी, उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। इसके विपरीत केंद्रीय मंत्री लिंचिंग करने वाले हत्यारों को माला पहनाते हैं। उन्माद फैलाने वाले बयान देने वाले भाजपा नेता
कपिल मिश्रा और मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने अपने समर्थकों को सीधे शब्दों में उकसाया, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और फिर भी उनके नाम दिल्ली दंगा मामले की चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए हैं। मीडिया अल्पसंख्यकों को नकारात्मक रूप से चित्रित करने में उलझा हुआ है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञ के लिए रवांडन नरसंहार के रेडियो आधारित उकसावे के समान तबलीगी जमात जैसी धार्मिक मंडली का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि मुसलमान कोविड-19 के वाहक हैं। इन सभी वर्षों में बाद में जोसेफ गोएबल्स यह जानकर आराम कर सकते हैं कि प्रचार के उनके विचारों का उपयोग जारी है। हमारी राय में आज की दुनिया में न तो कोई सरकार राज्य संप्रभुता पर निर्भर होने वाली पूर्ण प्रभुता का दावा कर सकती है, जिसके तहत वह अल्पसंख्यकों पर जुल्म करे, और न ही विदेशी देश उस देश के भीतर मानवीय संकट के बहाने किसी देश पर आक्रमण करने के अधिकार का दावा कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ में एक बीच का मैदान ढूंढना है। हमारे मतानुसार विदेशी देश किसी देश पर मानवता को आधार बनाकर वैध हमला नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही साथ एक देश पूरी तरह से विदेशी द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करने के लिए वेस्टफैलियन सिद्धांत पर पूर्ण निर्भरता का दावा नहीं कर सकता है। आखिरकार आज की दुनिया एक छोटी दुनिया बन गई है और वैश्वीकृत यानी कि ग्लोबलाइज्ड हो गई है। एक देश में जो होता है उसका दूसरे देश पर असर हो सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि सही अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत यह है कि जबकि एक विदेशी देश किसी अन्य देश को मानवीय संकट के आधार पर वैध रूप से आक्रमण नहीं कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उस देश के भीतर क्या चल रहा है इसकी जांच कर सकता है, जहां अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का प्रथम दृष्टया सबूत है। यह वेस्टफैलियन संप्रभुता और मानवीय हस्तक्षेप के बीच का मध्य रास्ता है। आखिरकार राज्य अपने नागरिकों पर अत्याचार को संप्रभुता के आधार पर आरक्षित नहीं कर सकते। स्पष्ट करने के लिए जांच का अधिकार जिसकी वकालत की जा रही है, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को संदर्भित करता है। इसलिए हमारा विचार है कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को USCIRF के प्रतिनिधि मंडल को वीजा देने से इनकार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्यायोचित नहीं था, जो भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोपों की जाँच करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।